तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माना कि केंद्र सरकार आदिवासियों से जुड़े कई मामलों में संतोषजनक काम नहीं कर पाई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो केंद्र सरकार उन्होंने कहा, तो वो अपनी केंद्र सरकार को कह रहे थे कि आज तक की तमाम केंद्र सरकारों को कह रहे थे, ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन अगर वो अपनी केंद्र सरकार को कह रहे थे तो जब अपने ही सरकार पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बोल दे तो सवाल तो उठेगा। खैर, आज हम सवाल तो उठाएंगे ही, लेकिन सवाल के साथ हम जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। आज हम कोई डिबेट नहीं करेंगे, आज हम बहस नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा यह होगी कि आखिर जो हमारा आदिवासी समाज है, कहते हैं कि हम विकास के पथ पर हैं, कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन इस तमाम विकास की दौड़ में हमारा आदिवासी समाज पीछे क्यों रह गया है, चर्चा इस पर होगी। सबसे पहले उस सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का दूसरा सेल्फ गोल। सरयू राय पर आरोपों के बाद अब बीजेपी ने फिर अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव का बयान। वन अधिकार कानून लागू करने में केंद्र की पहल संतोषजनक नहीं। देश में जनजाति समाज को वनों का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने जो पहल करने चाहिए थे वो पहल नहीं कर पाया। तो क्या अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं समीर उरांव? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि अपने सुझाव को समीर उरांव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे? क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है या फिर कुछ और? इन सवालों के मायने हैं। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी में सुझाव देने के लिए अगर बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासियों की भलाई को लेकर जो पहल होनी चाहिए वो हो नहीं रही, तो क्या इस बात के साथ वो इनडायरेक्टली अपनी सरकार पर निशाना नहीं साध रहे? फॉरेस्ट राइट एक्ट यहां पर लागू हुआ। इसमें दो प्रकार के चीजें थी। एक तो व्यक्तिगत रूप से वन भूमि पट्टा, दूसरा है कि सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा, जहां व्यक्तिगत रूप से वर्षों से जंगल के अंदर में वहां के लोग जो है खेती करते थे, वैसे भूमि पर इनको पट्टा नहीं मिला था। ना वो फॉरेस्ट विलेज है ना रेवेन्यू विलेज है। इस बीच में रहने वाले लोगों के लिए यह जो है वन भूमि पट्टा देने का प्रावधान किया गया था। तो यह तो व्यक्तिगत था, इसीलिए ये कहीं ना कहीं लोगों को 100 नहीं तो 50-60% मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों को अभी तक में वन भूमि पट्टा मिल गया। लेकिन सामुदायिक रूप से जो है वहाँ के गांव के लोग, ग्राम वन समिति के लोग, जिस प्रकार से वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है एक साथ में वो कलेक्ट करके, उत्पादित करके, प्रबंधन करके जो है व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपनी आमदनी और अपनी आय को वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में उनको बाधा आया है। समीर उरांव ने कहा है कि 19 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में वो इस मुद्दे को उठाएंगे और कानून में सरलीकरण की मांग करेंगे। रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो भाई, समीर उरांव की बातचीत आपने सुनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संतोषजनक कदम नहीं उठा पाई है। आदिवासियों से जुड़े मामलों को लेकर के उन्होंने कहा, वन उपज कानून को लेकर के कहा, वन उपज अधिनियम को लेकर के कहा। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या कदम है जो उठाए जाने चाहिए, आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो आदिवासियों को छूते हैं, आखिर वो क्या पॉइंट्स हैं जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। हमने सोचा कि हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ LM उरांव साहब हैं, जो कि ऑल इंडिया परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ अजय टोप्पो साहब हैं, जो आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं। LM उरांव साहब और अजय टोप्पो साहब, आप दोनों का
बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं न्यूज़ 11 भारत में। चूंकि देखिए, हमारा मकसद आप दोनों को बुलाने का यह है कि आज हम कोई डिबेट नहीं करना चाहते। बहस, हो हल्ला, शोर, इसमें तो सारी बातें दब जाती हैं। हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि समीर उरांव साहब को आपने सुना अभी। उरांव साहब, अब इनको सुनने के बाद क्या लगता है कि आखिर क्या बदलाव की हमें जरूरत है, जिसकी बात समीर उरांव कर रहे हैं। अगर समीर उरांव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई केंद्र ने संतोषजनक कदम नहीं उठाए हैं, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ अगर आवाज इस तरीके से उठा रहे हैं आदिवासियों को लेकर के, तो भाई क्या वो पॉइंट्स हैं जहां पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? एलएम उरांव साहब, ये बहुत ही अहम बात सामने आई है। ये वन अधिकार कानून 2006 के संदर्भ में, ये कानून बनने के पहले थोड़ी सी मैं पीछे जाऊंगा। जी जी जी। कि ब्रिटिश सरकार आने के पहले मुगल शासन भी आई और उसके पहले भी शासन चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के चली जी, जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं था वन उपज उपयोग को प्रयोग करने के लिए। जी जी। लेकिन 1165 में जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत आती है और उन्होंने देखा कि ये इससे उनको रेवेन्यू अर्ज होगी और उनको उद्योग धंधे चलेंगे, तो फॉरेस्ट के लिए वो कानून बनाना शुरू किया। पहला उन्होंने 1865 में कानून बनाया और उसको में अमेंडमेंट करते 1878 एंड 1927 ले गया लोग जी, जिसमें यहाँ के लोगों को जो स्वच्छ विचरण करते थे और खेती गृहस्थी जहाँ नहीं होती थी, वनोपज से ही अपना जीविका चलाते थे, फल फूल कंदमूल से। इधर विगत दिनों में कुछ औद्योगिक घराने का राजनीतिक हस्तक्षेप जो बढ़ी, जिसमें हुआ कि उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जो भी जंगल में रहते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, या अनुसूचित जनजाति या पारंपरिक निवास करने के लिए वहाँ जो दूसरे भी रहते हैं, तो उनको जो उपयोग करते हैं उन्हें उपयोग करने से मना कर दिया गया। 1927 में जब कानून बनी तो इसको 3 कैटेगरीज में ले आया कि रिक्त, संरक्षित और गांव वन। तो जो गांव वन है वो तो समझ में आ गई, लेकिन आरक्षित है, वहां जा नहीं सकते हैं, वहां से किसी तरह का सामान आप नहीं ले सकते हैं, या जाएंगे तो विशेष आपको प्रोविजन लेके जाना पड़ेगा, परमिशन लेके जाना पड़ेगा। और संरक्षित क्षेत्र में आप जा सकते हैं, जो चीज माइनर लघु प्रोडक्ट है उसको आप ले सकते हैं, जैसे महुआ बीज हो गया, करंज हो गया, इस तरह का आप ले सकते हैं, छोटी मोटी चीजों को। लेकिन बड़ी चीजों को लेने के लिए आप चीजों को नहीं ले सकते हैं, जैसे लकड़ी नहीं ले सकते हैं। और हमारे जो भी यहाँ के रहे हैं, ये लोग बोलते हैं 5000 साल, लेकिन आदिवासी और यहाँ के जो वन पारंपरिक निवासी जो हैं 50,000 साल पहले से रहते आ रहे हैं। वो फ्री था, वो फ्री ही चाहते हैं। मैं आपको ये बतलाना चाहूँगी, जब ब्रिटिश कंपनी 1765 में आई तो पहला इसी के लिए विद्रोह हुआ, जबरा पहाड़िया 1772 में उन्होंने किया। और उसी का लगा लगे आपको 1780-85 में संथाल विद्रोह हुआ। और इसी तरह से संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह तमाड़ का हो गया, चुवाड़ विद्रोह हो गया, ये भूमिज विद्रोह हो गया आपका। उसके बाद फिर चेरो विद्रोह हुआ। चेरो विद्रोह के बाद में फिर आपको आ गया मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, उरांव विद्रोह, जो कोल विद्रोह में कन्वर्टेड हो गया। उसके बाद में फिर आपको 1855 की ये हूल क्रांति आई, ठीक है। और उसके बाद में इधर आया, फिर खेरवार विद्रोह आई, और लास्ट में इधर भगवान बिरसा मुंडा का विद्रोह आया, जिससे कि CNT एक्ट 1908 NSPT एक्ट जो बनना था बना। तो इसमें झारखंड के परिदृश्य में बोलेंगे तो ये CNT एक्ट और SPT एक्ट में 5वीं अनुसूची के जो तहत है, उसमें तो ऑलरेडी प्रावधान है ही इसमें हमको, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करके औद्योगिक घराने को मदद पहुंचाने के लिए कानून में लिबरलाइज करके 2006 ये लाया गया।
और लाने का इसका दो पक्ष देखेंगे। एक पक्ष तो वहाँ के जो लोग हैं कि जिस तरह से विस्थापित किया जाता था कि वो बेगर सीधे बन जाते थे, शरणार्थी बन जाते थे। ये कानून बन जाने से ये ग्राम सभा को भी अधिकार दिया गया है, अनुमंडल स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है। तो इसमें थोड़ी सी पारदर्शिता दिखती है कि किसी को उस जगह से बिना विस्थापन नीति नियत या स्थापन किए हुए अगर आप बाहर कर दे रहे थे तो लैंड पट्टा अगर इनको अभी मिलती है तो इनकी रहने के लिए कोई व्यवस्था होती है, या रोजी रोजगार के लिए, या मैक्सिमम 10 एकड़ तक की जमीन के लिए बात कहते हैं। ठीक है। तो रोजी रोजगार के लिए है, आदिवासी या वहाँ के अब क्या बदलाव की जरूरत है सर? बदलाव की इसमें जरूरत है कि जो भी रत्नगर्भा है या फॉरेस्ट बचा है वो जहां आदिवासी हैं उसी एरिया में बचा है, या पारंपरिक निवासी जो हैं वहां करते हैं। तो हर एक का जो 5वीं अनुसूची एरिया या आदिवासी जो एरिया है उसमें इस पर तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि 5वीं अनुसूची या पंडित नेहरू ने पंचशील जो लाया था कि आदिवासी या पारंपरिक निवासी किस तरह से वहां डेवलप करेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी कानून बनेगा, उसी से सर्वांगीण विकास होगी। और अभी तो एक तरह से आ गई कि कारपोरेट घराने जो आ गए हैं उनको या तो संसार में जो डेवलपमेंट आ गई, जो मटेरियल्स की जरूरत है, रत्नगर्भा की जरूरत है, तो माइनिंग तो उनको करना ही है। लेकिन आप ऐसे माइनिंग करिए कि जो वहाँ के इनहेबिटेंट है उनका भी सर्वांगीण विकास हो, सस्टेनेबल हो, और वहाँ का खनिज संपदा का भी सही दोहन हो, जो पर्यावरण भी बचा रहे। और पर्यावरण को बचाने में सबसे ज्यादा अभी का साइंटिफिक व्यू में बोलेंगे तो वहाँ के आदिवासी या पारंपरिक निवासी जो हैं उन्हीं के पास ये गुण अभी पड़ा हुआ है। अजय टोपो सर जी, ये सारी बातें हमने सुनी। अब आपके व्यूज बहुत जरूरी हो जाते हैं यहाँ पे, चूंकि आप युवा हैं जी, युवाओं का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। उरांव साहब जो हैं तो मतलब LM उरांव साहब हैं, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, ठीक है, उन्होंने काफी कुछ देखा है। लेकिन हम और आप चूंकि हम लोग तो समकक्ष हैं, एक उम्र के लोग हैं, चीजों को देखने का हम लोगों का नजरिया अलग होता है। तो आखिर आदिवासी समाज का ये युवा क्या सोचता है, आखिर उसे कहाँ पर, चूंकि मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। देखिए मैं क्या देखता हूँ सर, मैं झारखंड के गाँव का, मैं जन्मा झारखंड के गाँव का बच्चा हूँ। जब मैं देखता हूं कि भाई मैं पेड़ पौधों के बीच हम खेले, भाई मतलब यूं होता था जब एक समय में जब बच्चा था तो मुझे याद आता है कि भाई अगर हम हफ्ते में एक दिन हाट लगता था, बाजार लगता था, उस बाजार में हम बहुत उत्साह से जाते थे तो भैया वहां पर से हम फलों को खरीद करके लेके, फल खाते थे, सब्जी खाते थे, वहां से खरीद करके लेके आते थे। अब वो परंपराएं बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। अब देखता क्या हूं, अब देखता हूं कि सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की लूटी जा रही है। हम मूलवासियों को बेवकूफ समझा जा रहा है, जिसे देखिए वो हमें मतलब एक दोहन करने का साधन समझ लेता है। अरे फैक्ट्री बैठा दी जा रही है तो फैक्ट्री में काम करने वाले कभी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कभी कर्नाटका से आ रहे हैं, कभी बिहार से आ रहे हैं, कभी पता नहीं कहां से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जमीन देते हैं, हमें तो बिल्कुल भुला दिया जाता है, ठीक है। वन में रहने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई वन में रहने वाले उन लोगों को वहां पर उनकी जिंदगी कैसी है। आज भी मैं कल ही गुमला के एक गांव की तस्वीर देख रहा था, बिल्कुल पहाड़ों के बीच गांव है, पहाड़ से वो पानी निकल करके आता है, तो उस पानी को तो किस बात का विकास है। अगर आपने झारखंड अलग राज्य बनाया है, 2000 में बनाया है, और आप हम आदिवासियों को ही अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं, हम मूलवासियों को ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर बिहार ही क्या बुरा था। जी बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। और जब से भारत आज़ाद हुआ और उसके पहले से भी जो आदिवासियों की कुर्बानियां रहीं, उनको भी शायद इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जो हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि 1857 में पहली क्रांति हुई, लेकिन अब जाकर के पता चलता है कि क्रांति के जनक तो मेरी झारखंड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माटी की बात करने वाले लोग जो है, आज मैं समीर उरांव को बधाई देना चाहता हूँ। ये पार्टी की बात नहीं है, ये वाजिब अधिकार की बात है और संविधान की बात है और सभी को लेके चलने की बात है, और वाजिब सवाल को इन्होंने उठाया है। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे झारखंड की वास्तु स्थिति, अगर आप बात करें कि राष्ट्रीय वन नीति की भी अगर बात करेंगे तो 33% फॉरेस्ट एरिया होनी चाहिए, ठीक। और उसमें भी झारखंड को आप देखेंगे तो 29% यहाँ पर है, अभी भी 29%। तो इससे साफ पता चलता है कि आदिवासी लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करते हैं, संरक्षित करते हैं, उनको संवर्धन करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आज भी अगर वन दिवस मनाया जाता है
तो हम क्या देखते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो क्या देखते हैं, एक पेड़ लगा दिया जाता है, दिखावा होता है, उसके अलावा कुछ रहता नहीं होता। लेकिन जब इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है तो कितने पेड़ों को काटा जाता है, दोहन होता है, पॉल्यूटेड होता है। उसका जीता जागता उदाहरण आज ये है कि कितने बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, जिसका कि मेडिकल साइंस में आज तक इलाज भी शायद संभव नहीं हो पाया। अभी एचईसी का ही अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज बैठी यहाँ पे, आदिवासियों ने, मूलवासियों ने, यहाँ के लोगों ने जमीन को दिया कि राष्ट्र का विकास होगा, निर्माण होगा। लेकिन आज देखिए कि एचईसी में जो जमीनें थी उसको बेचने का काम किया जा रहा। वहां के जो विस्थापित 32 गांव के हुए, उनको रोटी रोजगार के लिए भी तरसना पड़ रहा है, और जो जमीन उनको दी गई उनका पट्टा का अधिकार भी आज तक उनको नहीं दिया गया। इस बिना पर वो ना तो झारखंड के स्थानीयता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ना ही जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे चल रही है। तो आदिवासी जो है दिन ब दिन गरीब होते जा रहा। भगवान बिरसा मुंडा की भी अगर बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा नंगे बदन और खाली पांव ही लड़ते थे, और वो ये सोच के लड़ते थे कि आने वाले समय में उनके लोगों का, समाज का विकास होगा। लेकिन आज भी लोग नंगे ही हैं। आजाद भारत के 72 साल के बाद ये बहुत विडंबना की बात है। और 40 से 45% खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य में बेरोजगारी, गरीबी, एनीमिक है महिलाएं, बच्चे कुपोषित है, बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, और ये बहुत ही विडंबना की बात है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट कंक्रीट की वाल से हो रही है, दीवारों से हो रही है, ऊंचे ऊंचे मॉलों से हो रही है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम किया गया है, हेहल अंचल की बात करिए, आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि रजिस्टर 2 में नाम बदल दिया जाता। सीधे साधे लोग हैं, संविधान को नहीं समझने वाले लोग हैं, उसकी कूटनीति को नहीं समझने वाले लोग हैं। तो आज समीर उरांव, लेकिन जानते हैं आश्चर्य क्या होता है, मैं बता रहा हूं अजय जी और उरांव साहब, मैं बहुत दुख के साथ ये बात बता रहा हूं कि क्या होता है। मैं एक शेर हमेशा से कहता हूं, 2 लाइनें हैं जो मुझे आज फिर से कहनी पड़ रही हैं कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। मैं बताता हूं, हेहल अंचल में मैं अपने आदिवासियों के लिए लड़ रहा था जी। आदिवासी संगठन हमारे खिलाफ खड़े हो गए, कुछ संगठन थे जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा। कहते हैं कि भाई आदिवासियों के साथ, आदिवासियों की लड़ाई सिर्फ आदिवासी ही लड़ेंगे। ये क्या बात होगी। मैं अभी परसों एक खबर दिखा रहा था, नगड़ी अंचल का मामला था। बलिया मुंडा हमारे एक जो जमीन के मालिक थे, जिनकी जमीन पर कब्जा करने वाले अशोक मिंज हैं। अब आप बताइए, आदिवासी समाज का दुश्मन खुद आदिवासी समाज बन जाता है। जी बिल्कुल सही है। देखिए वास्तव में यहाँ पर क्या है कि अर्थ का खेल चल रहा है, कैपिटलिज्म का खेल चल रहा है, और आदिवासी के पास जल जंगल जमीन होने के बावजूद भी वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, इसके लिए एक सोच होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को लेकर संपूर्ण तरीके से विकास किया जाए, चाहे वो शिक्षा में हो, खेल में हो, रोटी रोजगार में हो। आज साइंटिस्ट भी यहाँ के लोग बन सकते हैं, आदिवासी समाज के लोग भी बन सकते हैं, लेकिन उस तरीके का सोच ही डेवलप नहीं हुआ। आप देखिए कि बड़े बड़े जो यहाँ के रैयतधारी हुए, खास करके रांची की अगर बात करें तो आप देखें कि वो जमीन तो बेचे, लेकिन बेचने के बाद जिनको जमीन बेचे उन्हीं के घर में दाई का काम कर रहे हैं, बर्तन मलने के काम। एक युवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो कौन सा फील्ड है जहां पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो मुख्यमंत्री ने टीएससी के बैठक में कहा है कि व्यापार के जगत में यहाँ के लोगों को जाना बिल्कुल। और आप मेन रोड की स्थिति को देख लीजिए, बड़े बड़े मॉल बने हुए, तो शायद ही कोई आदिवासी मूलवासी का वहां पर होगा। और इसके लिए हमको लगता है कि यहाँ की सरकार को नीति बनाने की जरूरत है। इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेकर। और दूसरी चीज है कि सीएनटी के जो प्लॉट होते हैं उसमें लोन जो है बैंक ग्रांट नहीं करती है, तो इस पे सरकार को संज्ञान लेते हुए, ताकि लोग जो है पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। बहुत पॉइंट वाली बात, क्योंकि मैं भी जो है जेपीएससी की तैयारी कर रहा था और बाद में लगा कि मुझे समाज के लिए लड़ना चाहिए, और आज मैं इस चीज को महसूस करता हूं कि मेरे में वो क्वालिटी होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 16 की बात की जाती है, अवसर की समानता, तो आर्टिकल 16(4) के तहत आपको रोजगार में तो मिला, नौकरियों में तो मिला, लेकिन व्यापार में आपको जो है डिस्क्रिमिनेट कर दिया। क्योंकि हमारे पास समय कम है, 2 मिनट में सर आप मैं अजय जी आपके 16(4) के बारे में नौकरी के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यहाँ झारखंड राज्य बनने के बाद में यहाँ पर आरक्षण रोस्टर रजिस्टर अभी तक सरकार के 42 विभाग हैं और जितने स्वायत्त शासित संस्थान हैं अपडेट नहीं है। अपडेट नहीं होने के कारण में यहाँ
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को या सामान्य वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है कि उनका बेस ही तैयार नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए हैं जी, लेकिन हमने बहुत सारे आरटीआई विभिन्न डिपार्टमेंट से निकाला कि ये आरक्षण रोस्टर रजिस्टर अभी तक बन नहीं पाई है, तो नौकरी किस तरह से किस देंगे? आधार पर मिलेगी? और अभी यहाँ पर एक कल्चर चल गई है कि ठीक है 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में कहीं कहीं चल जाता है आउटसोर्सिंग, तो ठीक है, लेकिन यहाँ अनुबंध पर नौकरी ऐसे हो रही है कि 4th ग्रेड से लेके एग्जीक्यूटिव रैंक तक चले जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू आ रहे हैं। तो फिर हमारी आरक्षण नीति जो बनी है, संवैधानिक हमको बराबरी में आने के लिए मौका दिया गया है, वो तो हमारे विलीन हो जा रही है, विलुप्त हो जा रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करेंगे कि कोई भी नया नियुक्ति आ रही है उसके पहले आरक्षण रोस्टर रजिस्टर ठीक करें, और अनुबंध पर जो बहाली हुई है उसके लिए भी जांच समिति बना के प्रोपोर्शनेट सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाए। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। और देखिए, बहुत दिनों बाद हमने कोई ऐसा, हम डिबेट ये नहीं थी, ये चर्चा थी सर, और बहुत ही अच्छे सुझाव। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार एक बार आप दोनों की बातों को सुने कि भाई एक परिपक्व आदमी जिसने बहुत कुछ देखा है उसके सुझाव क्या हैं, और एक युवा जिसके आगे बहुत सपनों की एक लंबी जिसे उड़ान अभी भरनी है, वो क्या सोचता है, आदिवासी समाज की मांग क्या है, झारखंड का ये जो सबसे बड़ा तबका है जो फिलहाल विकास की मूल अवधारणा में बहुत पीछे रह गया है, उसे हम आगे कैसे लेकर के जाएंगे, इस पर ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर उठे हैं। इन पॉइंट्स पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज की डिबेट ना बीजेपी से जुड़ी थी, ना कांग्रेस से जुड़ी थी, ना जेएमएम से जुड़ी थी, ना आजसू से जुड़ी थी, ना आरजेडी से जुड़ी थी, ना जेडीयू से जुड़ी थी। आज की बहस बस हमारे आदिवासियत से जुड़ी हुई थी, हमारे झारखंडियत से जुड़ी थी। बहुत शुक्रिया आज उरांव साहब, बहुत शुक्रिया टोपो साहब, आप दोनों का कि आप हमारे साथ जुड़े, एक सकारात्मक बहस में हम शामिल हुए, और मुझे उम्मीद है कि यहां से जो पॉइंट्स, जो सार निकलेंगे उसका राज्य सरकार फायदा उठाएगी। डंके की चोट में हम ऐसे ही मुद्दों को छूते हैं जो मुद्दे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसे मुद्दों को छूने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।